तैयार हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जैसे कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, जितने भी एग्जामिनेशन थे, जितने भी शिफ्ट में थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 18 तारीख है। तो अब बचता है CBT 2। CBT 2 में अगर आप एनरोल करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है CBT 2 में आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको फर्दर स्ट्रगल ना हो कोर्सेज को लर्न करने में, सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, और आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें और स्टडी कर सकें। राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट 2025 का कोर्स 2,222 रुपीज़ में, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ में एंड 27 का जो कोर्स है वो 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल जो कि UPSC का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी कि अगर आप केवल और केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या EMT में इंटरेस्ट रखते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 कोर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो इससे आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से वीक एरिया है, आपको कहाँ पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया, आपने कितना टाइम डिवोट किया। इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हुए आप अपने रैंक को बेस्ट पॉसिबल रैंक तक लेके जा सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है 76 टेस्ट जो डिजाइंड है ऑफिशियल गेट पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन है। जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एज पर द गेट स्टैंडर्ड यूनिक क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे आपका। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड गेट के एग्जामिनेशन में 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। एप्टीट्यूड ई बुक का QR कोड स्क्रीन के सामने, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और ये बुक 222 में आपको अवेलेबल है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, राइट, शॉर्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। सेशन में हम एक ब्यूटीफुल इंटरव्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और आपकी स्टेट
असिस्टेंट इंजीनियरिंग के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके इंटरव्यूज में आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप आंसर करिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसरो और बार के इंटरव्यूज होते हैं वहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उसका आंसर आपको मालूम है, अब अगर आप आंसर करते हैं उसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इंटरव्यूअर्स का उसी सेम क्वेश्चन पे होगा, उन्हीं के टॉपिक्स पे होगा, उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे होगा, और वो उसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को रिपीट करते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे जब तक वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। इंटरव्यूअर का क्या सेटिस्फेक्शन है, अगर स्टूडेंट्स आंसर कर देता है उस क्वेश्चन का जो उनका रिक्वायरमेंट है तो वो आपसे सेटिस्फाइड होंगे, अगर आप उस लेवल का एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे। दिस इज व्हाट द थिंग। तो वहां पे इंटरव्यूज में बार्क और इसरो में आपका एनालिटिकल पावर चेक किया जाता है कि आप कितना एनालाइज कर सकते हैं चीजों को, कितना इमेजिन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स को या फिर पावर सिस्टम को या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। यहाँ पे एज अ इंजीनियर हम लोगों को मैथमेटिक्स के साथ अगर हम लोग हर समय जाते हैं, मैथमेटिक्स इज अ टूल फॉर द इंजीनियरिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, isn't it? But it is not only the way to understand the engineering, क्योंकि एक इंजीनियरिंग को मैथमेटिक्स के साथ साथ एनालिटिकल पावर भी उसका अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए कि वो क्वेश्चन को इमेजिन करके एनालिसिस कर सके, उसका किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सके। हर जगह पे मैथमेटिक्स ही हम लोगों को रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल नहीं करता है, और अगर हम लोग हर जगह पे मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो हम लोग एज मैथमेटिशियंस कहलाएंगे, और वी आर नॉट मैथमेटिशियंस, वी आर इंजीनियर्स। हम लोगों को मैथ्स और इंजीनियर के, मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स का डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे इंजीनियर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कहाँ पे मैथ्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मैथमेटिक्स इज ओनली द टूल टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग। ये अपने एनालिसिस को इजी बना सकता है लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स के इक्वेशंस को देखते हैं और उसको इंटरप्रेट नहीं करते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, वट एवर इट इज। तो चलिए आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू डिस्कशन। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि इन ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो अगर वी रिप्लेस सम पोर्शन ऑफ द कोर विथ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट विल हैपन टू फ्लक्स, नो लोड करंट, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, ड्रॉ फेजर डायग्राम, एंड व्हाट विल हैपन टू द लीकेज ऑफ द मशीन, इजंट इट? तो ये सारा एनालिसिस आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर का कोर किसी मैग्नेटिक मटेरियल से ही बना होता है, और आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम लोगों ने जो मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अदर आउटसाइड द इलेक्ट्रिकल मशीन अगर हम लोग जाएं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डाया और पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग एक पोर्शन में रखते हैं और उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, क्योंकि इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू नियर बाई 1 होती है, नियर टू 1 होती है, इजंट इट? लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी 10,000, 20,000, इस तरीके से प्रैक्टिकल वैल्यूज इसकी परमेबिलिटी की अवेलेबल है। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल के पोर्शन में रखा जाता है। तो दो मटेरियल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डाया और पैरामैग्नेटिक कुछ नहीं होता है। जो डाया और पैरा है उनको एक कैटेगरी में रख दिया हम लोग, और उन मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, बट कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगर हम लोग बात करें कि मैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज फेरस रिलेटेड स्टफ होंगे, मतलब कि आयरन होगा, और आयरन जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल भी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, लेकिन ऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल। अब अदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो सपोज करिए कॉपर है आपके पास, गोल्ड है आपके पास, एल्यूमिनियम है आपके पास, तो ये सारे गुड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। लेकिन ये कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर,
मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? फेरस रिलेटेड स्टफ। आयरन, आयरन एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, बट ऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, जितने भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी है, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में एनालिसिस किया है इस चीजों का। नाउ द थिंग इज कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आपका जो कोर का जो मटेरियल है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल ही होता है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 10,000, प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो 22,000 तक अवेलेबिलिटी है हमारे पास। आइडियली अगर हम लोग परमेबिलिटी की बात करें तो आइडियली परमेबिलिटी आपका जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उतना अच्छा है, इजंट इट? लेकिन प्रैक्टिकल तो अवेलेबिलिटी है नहीं हम लोगों के पास परमेबिलिटी की, अच्छे गुड परमेबिलिटी मटेरियल की। हम लोग प्रैक्टिकली लिमिटेड रहते हैं परमेबिलिटी की वैल्यू पे, 22,000 तक लिमिटेड रहते हैं, इजंट इट? ये वेरी कर सकता है, स्लाइटली वेरिएशंस हो सकते हैं इसमें। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है आपके कोर का, ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसका मैग्नेटिक मटेरियल जो है, उस मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग कट कर दें किसी पोर्शन पे, ये जो कोर है ट्रांसफार्मर का उसको हम लोग कट कर दें और स्मॉल पोर्शन में कट कर दें और उस स्मॉल पोर्शन में किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को फिल कर दें उस प्लेस पे जहां पे हम लोगों ने कोर, ट्रांसफार्मर के कोर को कट किया और उस पार्ट को रिमूव कर दिया और उस पार्ट की जगह पे किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को फिल कर दिया। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? पीवीसी हो सकता है, वुड से आप फुलफिल कर दीजिए, या फिर एयर से भी फुलफिल करते हैं, आप फिल करते हैं उस जगह पे मैग्नेटिक मटेरियल की जगह पे। तो एयर इज ऑल्सो द नॉन मैग्नेटिक मीडियम ओनली, एयर भी तो एक नॉन मैग्नेटिक मीडियम ही है। केवल और केवल फेरस रिलेटेड स्टफ ही जो कि आयरन वगैरह होते हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कि अगर आपके कोर जो है ट्रांसफार्मर का इसको कट कर देते हैं और किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल कर देते हैं इस पोर्शन को, इफ इट इज कनेक्टेड विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स, आपका ट्रांसफार्मर आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, इफ वी रिप्लेस सम पोर्शन ऑफ द कोर विथ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कोर के सम पोर्शन को हम लोगों ने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल किया, एंड व्हाट विल हैपन टू फ्लक्स। अब अगर आप इससे फिल कर देते हैं तो फ्लक्स में क्या इफेक्ट होगा इसका, जो कि फ्लक्स आपके कोर में फ्लो कर रहा है उसमें क्या इफेक्ट होगा? नो लोड करंट में क्या इफेक्ट होगा? हिस्टेरेसिस, नो लोड करंट मतलब कि हम लोगों ने सेकेंडरी साइड में किसी भी तरीके का लोड नहीं किया, कनेक्ट किया हुआ है, तब हम लोग इस ट्रांसफार्मर की एनालिसिस कर रहे हैं। हिस्टेरेसिस लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एडी करंट लॉसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और हम लोगों को फेजर डायग्राम इस सर्क्यूटरी का ड्रॉ करना पड़ेगा, मैग्नेटिक सर्क्यूट का। और साथ साथ हम लोगों को ये भी बताना है कि लीकेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मशीन का जो लीकेज है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इन सारी चीजों पे आज का डिस्कशन होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ द थिंग इज कि इस ट्रांसफार्मर के कोर को हम लोगों ने यहाँ से कट किया और किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये वुड हो सकता है, पीवीसी हो सकता है, इजंट इट? तो इससे हम लोगों ने इस मटेरियल को के पाथ को कंप्लीट कर दिया और ये पूरा मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि सपोज करिए आयरन है, और आयरन एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है और ये एक मैग्नेटिक मटेरियल भी है। जबकि हम लोग इस पोर्शन की बात करें तो ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इन द सेंस पीवीसी, वुड और कॉपर भी हो सकता है, क्योंकि कॉपर भी एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, एल्यूमिनियम भी एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। कॉपर, एल्यूमिनियम ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो हैं, ऑल electrical conductors are not magnetic material but all magnetic materials are electrical conductors। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये गोल्ड भी हो सकता है, गोल्ड से आप फिल कर सकते हैं इस एरिया को, कुछ भी हो सकता है। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया और सपोज करिए कि ये 100 वोल्ट का सोर्स हम लोगों ने इंजेक्ट किया यहाँ पे, और सोर्स अगर 100 वोल्ट का है तो जो आपका बैक ईएमएफ डेवलप होगा वो भी सपोज करिए स्केलिंग फैक्टर के साथ 100 वोल्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। जितना सोर्स है, सोर्स से जितना आप कनेक्ट किए हैं, बैक ईएमएफ भी ट्रांसफार्मर का उतना ही डेवलप हो रहा है। 100 वोल्ट है, ये भी 100 वोल्ट का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, किसी भी तरीके का रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे। नाउ द थिंग इज, अगर यहाँ पे 100 वोल्ट डेवलप हो रहा है तो विद द स्केलिंग फैक्टर हम लोगों को 100 फ्लक्स लाइंस यहाँ पे मिल रही हैं इस 100 वोल्ट के इंड्यूस होने के कारण और इस 100 वोल्ट के सोर्स होने के कारण।
100 फ्लक्स लाइंस विद द स्केलिंग फैक्टर। हम लोग मोर स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो एक फ्लक्स लाइंस के डेवलपमेंट, व्हाट डू वी से, 1 वोल्ट के डेवलपमेंट के लिए 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 फ्लक्स लाइंस जिम्मेदार होती हैं। 10 रेज़ टू द पावर 8 फ्लक्स लाइंस अगर किसी कंडक्टर से लिंक करेंगी तो वहां पे 1 वोल्ट डेवलपमेंट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर के साथ बात कर रहे हैं तो 100 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है, जिसके लिए 100 फ्लक्स लाइंस ही केवल रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा विद द स्केलिंग फैक्टर हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं। 100 वोल्ट अप्लाई किया, 100 वोल्ट का बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, 100 वोल्ट का बैक इंड्यूस्ड हुआ, और जो कि जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 100 फ्लक्स लाइंस। 100 फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं आपके कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में। सेकेंडरी साइड आपका ओपन सर्क्यूटेड है, सेकेंडरी साइड ओपन सर्क्यूटेड है, और अभी जो है मैंने किसी भी तरीके का ये रिप्लेसमेंट नहीं किया है, ये कंप्लीट आपका कोर है। ब्लैक पोर्शन जो है इसको कंप्लीट एनालिसिस करिएगा आप, ऐसा एज्यूम करके चलिए किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से। अभी हम लोगों ने फर्स्ट केस में पूरा हम लोगों का जो कोर है वो मैग्नेटिक मटेरियल से ही बना हुआ है। तो मैग्नेटिक मटेरियल से अगर बना हुआ है तो इसका हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्क्यूट, एनालॉगस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्क्यूट ड्रॉ करें इस मैग्नेटिक सर्क्यूट का, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। जो कि सोर्स है आपका, इसको हम लोग एमएमएफ बोलते हैं, जो कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और नो लोड करंट जो फ्लो कर रहा है इस ट्रांसफार्मर में, एन इंटू आई नॉट से हम लोग एमएमएफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सोर्स को हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और ये एमएमएफ होता है, इजंट इट। तो इस एमएमएफ है, और सर्क्यूट में आपके क्या फ्लो कर रही है, फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो इस फ्लक्स को हम लोग एज अ इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में जैसे करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे ही मैग्नेटिक सर्क्यूट में फ्लक्स के फ्लो होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग एमएमएफ बोलते हैं, इजंट इट। और एमएमएफ का एक्सटेंशन, मैथमेटिकल एक्सटेंशन अगर हम लोग करें तो एन नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विद नो लोड करंट, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर अभी नो लोड के कंडीशन में है, किसी भी तरीके का लोड हम लोगों ने सेकेंडरी साइड में नहीं कनेक्ट किया हुआ है। अब एमएमएफ रेस्पॉन्सिबल है इस फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, और इस एमएमएफ के कारण यहाँ पे फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और इस सर्क्यूट में जो रिलक्टेंस है, इस नॉन व्हाट डू वी से, मैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलक्टेंस है, उसको रिलक्टेंस ऑफ द कोर हम लोगों ने एज्यूम करके चला हुआ है, रिलक्टेंस ऑफ द कोर। अब इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। सिमिलरली एनालॉगसली इन मैग्नेटिक सर्क्यूट रिलक्टेंस जो होता है वो फ्लक्स के फ्लो होने को अपोज करता है, इजंट इट। तो रिलक्टेंस है हमारे पास अवेलेबल। अब यहाँ पे ये रेड वाला पोर्शन अभी एज्यूम नहीं करिएगा, क्योंकि रेड वाला पोर्शन हम लोगों ने सेकंड केस में इंजेक्ट किया, मैग्नेटिक मटेरियल को आपने कट किया, और उस मैग्नेटिक मटेरियल की जगह पे वुड या फिर पीवीसी विच इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फुलफिल किया हम लोगों ने, इजंट इट। तो ये हमारे पास एक सर्क्यूट डेवलप हो गया। ये रेड पोर्शन से, रेड वाला जो रिलक्टेंस है उसको अभी कंसिडर मत करिएगा, हम कुछ सेकंड्स बात करेंगे इसका एजम्पशन, इजंट इट। तो यहाँ पे एमएमएफ है, फ्लक्स है और रिलक्टेंस है। अब इस एमएमएफ के कारण, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, और करंट इस सोर्स के कारण जितना भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एमएमएफ होता है। एमएमएफ है जिसके कारण जो फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो फाई नॉट है। और इस फ्लक्स को, इस सेम फ्लक्स को अगर हम लोगों को सर्क्यूट में मेंटेन करना है, फाइनॉट अमाउंट ऑफ फ्लक्स ही केवल हम लोगों को मेंटेन करना है अपने मैग्नेटिक कोर में, तब क्या प्रोसीजर होगा वो देखते हैं। अब सेकंड केस का एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम लोगों ने कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर को कट किया और इस मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से रिप्लेस किया, सम पोर्शन को। कंप्लीटली हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं कर दिए कि जो मैग्नेटिक कोर था उसको नॉन मैग्नेटिक कोर बना दिया, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने मैग्नेटिक कोर कंप्लीट रखा और सम पोर्शन मैग्नेटिक कोर का कट किया, उसके जगह पे हम लोग पीवीसी, वुड या फिर कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल कर दिए उस जगह को, इजंट इट। तो अब अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल कर देते हैं, अब क्यों हम लोग ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते थे, क्यों हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज नहीं कर सकते? मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए यूज करते थे क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी नियर बाय 1 होती है, इजंट इट। तो अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी की भी आपको जानकारी है कि परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल to permit the flux, to allow the flux to flow, isn't it?
तो जो परमिएबिलिटी है वो एबिलिटी है उस मटेरियल की, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की एबिलिटी है कि वो अपने आप में से फ्लक्स को, सिमिलरली इन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट हम लोग बात करें तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में बोलते हैं। कंडक्टिविटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो कि सर्क्यूट की अलाउंस प्रॉपर्टी है, करंट के को अलाउ करे जो फ्लो होने में, इजंट इट, जो कि अपोजिट टू रेजिस्टिविटी होती है। तो सिमिलरली हम लोग ये रिलेशन हम लोगों को मालूम है कि रिलक्टेंस, जैसा कि इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में रेजिस्टेंस बिहेव करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, सिमिलरली इन अ मैग्नेटिक सर्क्यूट फ्लक्स के फ्लो को रिलक्टेंस यहाँ पे अपोज करता है। तो रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के एनालॉगस है, और रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टिविटी रो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के, और रिलक्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परमिएबिलिटी की। अगर आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो है कोर अगर आपका ट्रांसफार्मर का कोर का रिलक्टेंस जितना कम होगा, हम लोग कह सकते हैं कि उस मटेरियल की परमिएबिलिटी उतनी हाई होगी। तो हम लोगों को आइडियली क्या प्रेफरेबल है? रिलक्टेंस कम चाहिए मशीन का कि ज्यादा चाहिए? रिलक्टेंस अपने ट्रांसफार्मर में कम से कम होना चाहिए, या फिर किसी अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी फॉर द टाइम बिंग हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि रिलक्टेंस कम से कम होना चाहिए। अगर रिलक्टेंस कम से कम है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी हाई है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अगर रिलक्टेंस हाई है तो परमिएबिलिटी उस मटेरियल की लो है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, इजंट इट? ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नाउ द थिंग इज कि हम लोगों ने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से रिप्लेस किया तो इस मैग्नेटिक सर्क्यूट की रिलक्टेंस बढ़ गया। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि एयर गैप हम लोगों ने सपोज करिए प्रोवाइड किया, तो एयर गैप प्रोवाइड करने की वजह से प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने एनालिसिस कर दिया है कि रिलक्टेंस बढ़ जाता है। अब रिलक्टेंस यहाँ पे अगर बढ़ जा रहा है, रिलक्टेंस बढ़ जा रहा है, तो फ्लक्स जो होगा वो रेड्यूस होना चालू हो जाएगा फॉर द कांस्टेंट एमएमएफ। अगर आपका एमएमएफ कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स रेड्यूस होना चालू हो जाएगा। और अगर आपका फ्लक्स आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है तो आपको एमएमएफ बढ़ाना पड़ेगा मशीन का, इजंट इट? तो हम लोगों ने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से रिप्लेस किया। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अगर हम लोग बात करें तो नियर टू 1 है, म्यू आर की वैल्यू जो है वो नियर टू 1 है। अब मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी परमिएबिलिटी 10,000 20,000 है, तो ये जो फ्लक्स होगा इसमें इस सर्क्यूट का रिलक्टेंस बढ़ गया। अब देखिए फर्स्ट वाला जो केस था वहां पे केवल ब्लैक वाला जो पेन है उसको एज्यूम करिएगा। सेकंड वाले केस में हम लोगों ने सेकंड वाले केस में ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फिल किया यहाँ पे, तो जिसका रिलक्टेंस ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी इंट्रोड्यूस हो गया सर्क्यूट में, तो ओवरऑल सर्क्यूट का रिलक्टेंस बढ़ गया। अब ओवरऑल रिलक्टेंस अगर बढ़ गया, हम लोगों को एम है हमारे ट्रांसफार्मर का कि जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है कोर में आपके, उसको हम लोगों को कांस्टेंट मेंटेन करना है। मतलब कि जब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था कोर में, तब जो फ्लक्स फ्लो कर रहा था, और जब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने फिल कर दिया तब जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो दोनों सेम हो, उनमें कोई वेरिएशन ना हो। फ्लक्स जो फ्लो कर रहा है कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में वो दोनों केस में कांस्टेंट फ्लक्स हो, फ्लक्स में कोई वेरिएशन ना हो। तो फ्लक्स अगर आपके मशीन का कांस्टेंट है तो हम लोगों को एमएमएफ वेरी करना पड़ेगा, क्योंकि एज वी already know in an electrical circuit V is equal to IR, isn't it? V is equal to, और EMF E is equal to IR। अगर आप E जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको बढ़ाते हैं तो करंट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, करंट की भी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि V is directly proportional to I as per the Ohm's law। Similarly in a magnetic circuit कि अगर आप, क्योंकि अगर हम लोग रिलक्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं सर्किट में, अगर आपका एमएमएफ कांस्टेंट है तो ये फ्लक्स रेड्यूस होना चालू हो जाएगा, फ्लक्स रेड्यूस होना चालू हो जाएगा, क्योंकि एमएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस के ये इक्वल होता है। तो अगर आपका रिलक्टेंस हाई है तो फ्लक्स रेड्यूस हो जाएगा फॉर द कांस्टेंट एमएमएफ, है ना? तो अगर हम लोगों को रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है और फ्लक्स अपने को कांस्टेंट चाहिए तो हम लोगों को रिलक्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, व्हाट डू वी से, एमएमएफ इंक्रीज करना पड़ेगा। एमएमएफ अगर इंक्रीज कर देते हैं तो ये वेरिएशंस फ्लक्स जो होगा आपका एमएमएफ बाय रिलक्टेंस हो जाएगा। तो जिस प्रपोर्शन में
रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है मशीन का, उसी प्रोपोर्शन में अगर एमएमएफ इंक्रीज कर दीजिए तो फ्लक्स जो होगा मशीन का वो कांस्टेंट हो पाएगा। फ्लक्स कांस्टेंट रखने का एम क्या है हमारा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है या फिर फ्लक्स डेंसिटी जो होती है मशीन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होती है। आप लोगों को सभी को पता है वी बाई एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी मशीन का अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, अब विच इज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी फॉर द ऑपरेटिंग इंजीनियर, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एज द ऑपरेटिंग इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन डिजाइन इंजीनियर क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं करा सकता है ऑपरेटिंग इंजीनियर, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर कांस्टेंट है तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन। और अगर आप फ्लक्स इंक्रीज करा दिए अपनी मशीन की, फ्लक्स अगर इंक्रीज करा दिए तो फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई। फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो बीएच कर्व हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि फ्लक्स डेंसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो बीमैक्स जो पॉइंट है वो नॉन लीनियर रीजन में शिफ्ट होने लगेगा, और अगर नॉन लीनियर रीजन में नी पॉइंट से एक्सटेंड करने लगेगा और सैचुरेशन के टुवर्ड सैचुरेशन मूव करने लगेगा हमारा बीमैक्स पॉइंट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन, तो मशीन्स में हमारी नॉन लीनियरिटी बढ़ जाएगी। अगर नॉन लीनियरिटी बढ़ जा रही है मतलब कि हार्मोनिक्स बढ़ जा रहे हैं हमारे मशीन्स में, अगर हार्मोनिक्स बढ़ जा रहे हैं तो ये विच इज अनकंट्रोलेबल। हार्मोनिक्स होते हैं मशीन्स में क्योंकि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं वो नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन की जाती हैं। इंटेंशनली हम लोग अपने मशीन्स को नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं। इसका रीजन क्या है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस चीज का। तो बीमैक्स जो पॉइंट है अगर नॉन लीनियर रीजन में शिफ्ट हो जाएगा तो हार्मोनिक्स बढ़ जाएगी अपने मशीन्स की, जो कि अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे हार्मोनिक्स, उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो अगर हार्मोनिक्स आपके मशीन्स के बढ़ जा रहे हैं तो आपकी मशीन स्मूथली रोटेट नहीं करेगी, स्मूथली रोटेट नहीं करेगी, इस तरीके से इंडक्शन मोटर में जर्क होगा, जर्क के साथ रोटेशन करेगी, तो विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। हम लोगों को तो स्मूथ रोटेशन चाहिए ना, स्मूथ रोटेशन चाहिए, लेकिन हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस हो जाने के कारण अगर अनकंट्रोलेबल है हार्मोनिक्स तो इसमें साफ्ट जो रोटेशन होगा साफ्ट का इसमें जर्क होगा, इस तरीके से जर्क प्रोवाइड होगा मशीन में, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, isn't it? और अगर हम लोग बीमैक्स पॉइंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, फ्लक्स को कांस्टेंट हमेशा रखने की कोशिश करते हैं हम लोग मशीन्स में एज ऑपरेटिंग इंजीनियर, फ्लक्स अगर इंक्रीज कर दे मतलब बीमैक्स इंक्रीज कर देना है, बीमैक्स इंक्रीज हो जा रहा है तो सैचुरेशन में शिफ्ट हो जा रहा है, सैचुरेशन में शिफ्ट हो जा रहा है मतलब हार्मोनिक्स बढ़ जा रहा है मशीन्स में और अनकंट्रोलेबल हो जा रहे हैं हार्मोनिक्स, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपके मशीन्स में अलाउड मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज कर दें आप अपने मशीन में। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विथ ऑपरेटिंग इंजीनियर। ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विथ, इजंट इट? और अगर अपने फ्लक्स डेंसिटी को आप रिड्यूस कर दे रहे हैं, लीनियर रीजन में ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोगों को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर बढ़ाना पड़ जाएगा, और अगर फ्लक्स डेंसिटी को लीनियर रीजन में ले जा रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर बढ़ाना पड़ जाएगा। जो लिम्ब है और योक है आपके ट्रांसफार्मर का उसका साइज बढ़ाना पड़ जाएगा, मोर आयरन लगेंगे। अगर आयरन ज्यादा लग रहा है तो जो अगर विड्थ बढ़ गया आपके लिम्ब का तो जो टर्निंग आप प्रोवाइड कर रहे थे, टर्न्स जो प्रोवाइड कर रहे थे उसमें भी ज्यादा कॉपर लगेगा, कॉपर लगेगा, आयरन लगेगा, मतलब कि डायरेक्टली आपके कॉस्ट ऑफ द मशीन अफेक्ट कर जाएगी। और अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो हम लोग मशीन्स, ऐसी मशीन्स की बात करें विच इज हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बल्क अमाउंट ऑफ पावर हैंडलिंग कैपेसिटीज की मशीन्स हैं और इनकी प्राइस करोड़ ऑफ रुपीज में आती हैं, करोड़ ऑफ रुपीज मैटर करते हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोग लीनियर रीजन में इसीलिए शिफ्ट नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ जाने, और इसीलिए हम लोग अपने इंटेंशनली अपनी मशीन्स को नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो व्हाट डू वी से कॉपर का या फिर कोर का जो होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर वो ऑप्टिमम हो, ऑप्टिमम हम लोग ऑप्टिमम एंड डिजाइन के साथ जाते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा ना हो जिससे कॉस्ट ऑफ द मशीन भी ना बढ़े और हार्मोनिक्स भी ना बढ़े आपकी मशीन्स की। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के।
नाउ द थिंग इज कि अगर हम लोग कहाँ पे थे, अब सेकंड पोर्शन में हम लोगों ने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फुलफिल किया, रिलक्टेंस बढ़ गया और फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट इसीलिए रखते हैं हम लोग। रीजन पता चल गया क्यों फ्लक्स हमेशा मशीन में कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। फ्लक्स अगर कांस्टेंट हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं तो एमएमएफ वेरी करेगा। एमएमएफ वेरी करेगा मतलब कि एमएमएफ जो होता है वो एन नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विद करंट होता है। नो लोड के कंडीशन में है आपका ट्रांसफॉर्मर तो आई नॉट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए तो वेरिएबल है नहीं, डिजाइन इंजीनियर ही केवल नंबर ऑफ टर्न्स मोर नंबर ऑफ टर्न्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। और एक बार आपकी मशीन डिजाइन हो गई, रोल आउट हो गई, फिर इंस्टॉलेशन हो गया उसका, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो हम लोग वेरी नहीं करा सकते अपने ट्रांसफॉर्मर की। मोर स्पेसिफिकली वेरी करा सकते हैं, वो ऑफ लोड टैप चेंजिंग और ऑन लोड टैप चेंजर वो अवेलेबल रहता है हमारे पास, वो देखेंगे हम लोग क्या एप्लीकेशन है इसका। लेकिन हम लोग अगर स्पेसिफिकली जनरली बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑपरेटिंग इंजीनियर वेरी नहीं करा सकता है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो नो लोड करंट जो है वो बढ़ जाएगा। नो लोड करंट का क्या काम रहता है? फ्लक्स का डेवलपमेंट करना। नो लोड करंट का यही काम रहता है कि मैग्नेटिक कोर में फ्लक्स का डेवलपमेंट करना। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर कांस्टेंट है, एमएमएफ हम लोगों को ज्यादा चाहिए तो करंट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एमएमएफ और जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इंक्रीज करिए तो एमएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो आपका ट्रांसफॉर्मर है सोर्स से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट एब्सॉर्ब करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन द कोर। फिर से एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस केस में कंप्लीट अच्छा एक मैग्नेटिक मटेरियल था हमारा एज अ कोर ऑफ द मटेरियल। ट्रांसफार्मर का कोर जो था वो गुड मैग्नेटिक मटेरियल था जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हाई थी। रिलेटिव परमेबिलिटी हाई थी, इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि रिलक्टेंस कम था, मिनिमम था। रिलक्टेंस जब कम था और परमेबिलिटी मटेरियल की हाई थी, उस केस में जो फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, जो फ्लक्स कोर में डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफार्मर आपका जो नो लोड करंट एब्जॉर्ब कर रहा था फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, वो मिनिमम था नो लोड करंट की वैल्यू। अगर आप एयर गैप प्रोवाइड कर देते हैं या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पोर्शन को रिमूव करके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फुलफिल कर देते हैं, फिल कर देते हैं उस एरिया को, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी एबिलिटी टू परमिट द फ्लक्स रेड्यूस हो जाती है। रेड्यूस होने की वजह से ओवरऑल जो रिलक्टेंस है मशीन का वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर रिलक्टेंस आपके मशीन का इंक्रीज हो जा रहा है, रिलक्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है, तो फॉर द कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स इन द कोर ऑफ द मशीन, फॉर द कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स, आपका जो मशीन का ट्रांसफॉर्मर जो होगा सोर्स से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट, नो लोड करंट एब्सॉर्ब करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर एज प्रीवियस केस। यहां तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल ravit2026@gmail.com में आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो दिस इज द एनालिसिस वी से नो लोड करंट। तो क्या हो रहा है आपके मशीन में? फ्लक्स क्या हो रहा है? अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ फिल कर देते हैं अपने मशीन्स को, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फुल फिल कर देते हैं अपने मशीन्स को, तो फ्लक्स जो होगा आपके ट्रांसफॉर्मर का वो रेड्यूस होना चालू होगा। फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपका ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर। तो अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से कोर को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, सम पोर्शन को कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, सम पोर्शन को अगर रिप्लेस करते हैं, उस केस में फ्लक्स के साथ क्या होगा? तो आपको ये आंसर करना है कि फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, ये आंसर नहीं करना है। क्योंकि अगर आपकी मशीन आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो आप 99% या फिर 100% ये सपोज करके चलिए कि अगर आपकी मशीन आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो आपके ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन इफ इट इज कनेक्टेड विद आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है तब जो फ्लक्स डेवलप कर रहा है कोर में वो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल कीजिए चाहे मैग्नेटिक मटेरियल से फिल कीजिए।
क्यों कांस्टेंट होगा, कैसे कांस्टेंट होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा उस रिलक्टेंस को कंपनसेट करने के लिए। रिलक्टेंस जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा करंट एब्सॉर्ब करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप साइनस व्हाट डू वी से कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर। तो फ्लक्स के साथ क्या होगा, अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल कर देते हैं, अगर ये आइडियल करंट सोर्स के साथ कनेक्टेड रहता तो हम लोग कह सकते थे कि फ्लक्स आपके मशीन का रेड्यूस हो जाएगा, डेफिनेटली रेड्यूस हो जाएगा। देयर इज नो अनदर गो if it is your transformer is connected with ideal current source, क्योंकि प्रीवियस केसेस में, प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन इन ट्रांसफार्मर डिस्कशन किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आ जाएगा कि आर्मेचर रिएक्शन तो केवल और केवल सिंक्रोनस और डीसी मशीन्स में एग्जिस्ट करता है, इंडक्शन और ट्रांसफार्मर में तो एग्जिस्ट नहीं करता है आर्मेचर रिएक्शन। लेकिन कॉन्सेप्ट तो मैटर करता है, क्यों मैटर नहीं करता बताइए, क्यों नहीं होता है ट्रांसफार्मर में आर्मेचर रिएक्शन, ये तो पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन ट्रांसफार्मर में डील किया है। ये जो डिस्कशन कर रहे हैं उस वहां से लिंक्ड टॉपिक है कि किस तरीके से यहाँ पे इफ योर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स सो इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, एंड इफ योर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विथ आइडियल करंट सोर्स तो द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं होगा, फ्लक्स आपका रेड्यूस्ड होगा, इजंट इट। इसका एनालिसिस आपको आर्मेचर रिएक्शन वाले टॉपिक से ट्रांसफार्मर के मिल जाएगा। तो क्या आंसर रहेगा आपका, फ्लक्स के बारे में अगर डिस्कशन कर रहा है आपका इंटरव्यूअर तो फ्लक्स के बारे में आपको कहना है कि फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर मैग्नेटिक मटेरियल से हम लोग फिल कर दे रहे हैं, नो डाउट मैग्नेटिक मटेरियल से फिल कर दे रहे हैं तब भी हमारा फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। नाउ सेकंड पॉइंट, नो लोड करंट पे क्या इफेक्ट होगा। नो लोड करंट, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कांस्टेंट फ्लक्स के मेंटेन करने के लिए जो आपका ट्रांसफार्मर सोर्स से करंट ड्रॉ करेगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा, सोर्स से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर। कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर, कांस्टेंट फ्लक्स आरएमएस कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, नॉट डीसी कांस्टेंट, इजंट इट। तो आपका नो लोड करंट इंक्रीज हो जाएगा, नो डाउट इन दिस। थर्ड थिंग इज हिस्टेरेसिस लॉस के साथ क्या होगा। हिस्टेरेसिस लॉस के साथ क्या होगा बताइए, क्या होगा हिस्टेरेसिस लॉस के साथ। हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, एरिया ऑफ बीएच मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी आपकी वेरी हो रही है मशीन की, और कोई भी चीज अगर आपके प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उन सारी चीजों को कांस्टेंट लेके चलना है। जैसे कि वोल्टेज वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो गिवन नहीं है तो हम लोग वोल्टेज कांस्टेंट लेके चलेंगे। करंट वेरी हो रहा है कि नहीं, कांस्टेंट लेके चलेंगे क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है। केवीए कैपेसिटी वेरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि गिवन नहीं है, हम लोग कांस्टेंट लेके चलेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेके चलना है। वॉल्यूम ऑफ आयरन की अगर हम लोग बात करें, वॉल्यूम ऑफ आयरन की बात करें तो ये कंप्लीट आयरन है, जो कि कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर था वो कंप्लीट आयरन था। अब उस आयरन को जो कि मैग्नेटिक मटेरियल था सम पोर्शन में हम लोगों ने काट दिया और उसके जगह पे किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल कर दिया, तो जो वॉल्यूम ऑफ आयरन है वो तो रेड्यूस हो गया। वॉल्यूम ऑफ आयरन क्योंकि हम लोगों ने रिमूव कर दिया सम पोर्शन आयरन का, रिमूव कर देने की वजह से वॉल्यूम ऑफ आयरन जो है वो रेड्यूस हो गया, और वॉल्यूम ऑफ आयरन रेड्यूस हो गया। फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट है। एरिया ऑफ बीएच की बात करें, वोल्टेज स्पेसिफाइड नहीं है, फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब कि V बाई एफ, वोल्टेज भी स्पेसिफाई नहीं, फ्रीक्वेंसी भी स्पेसिफाई नहीं है, मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मशीन की वेरी नहीं कर रही है। अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं कर रही है मशीन की इन द सेंस दैट V बाई एफ रेशियो आपके मशीन का कांस्टेंट है, अगर हम लोग और हम लोगों को पता है कि Bmax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, अगर V बाई एफ कांस्टेंट है Bmax कांस्टेंट है, Bmax मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है। मैक्सिमम अलाउड अगर फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है तो जो BH कर्व में Bmax पॉइंट था वो अपने पॉइंट से हिल नहीं रहा है, सैचुरेशन रीजन में नहीं मूव कर रहा है, लीनियर रीजन में नहीं मूव कर रहा है, नी पॉइंट पे मेंटेन्ड है। अगर Bmax आपके मशीन का कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो जो एरिया ऑफ BH कर्व होगा वो भी कांस्टेंट होगा।
एरिया ऑफ BH कर्व भी आपका इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, इजंट इट? तो एरिया ऑफ BH अगर वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ आयरन रिड्यूस हो गया, तो हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको इतना एनालिसिस आना चाहिए। पहले वो फ्लक्स पूछेगा, फिर नो लोड करंट पूछेगा, अगर उसका भी आंसर आप दे देते हैं तो हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में पूछेगा कि हिस्टेरेसिस लॉस अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फुल कर दें तो हिस्टेरेसिस लॉस उस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वहां पे आपको आंसर करना पड़ेगा। अब हिस्टेरेसिस लॉस का भी आंसर आप दे देते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज हो जाएगा, तो आपसे पूछेगा वो एडी करंट लॉसेस के बारे में। एडी करंट लॉसेस के साथ क्या इफेक्ट होगा अगर आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल कर देते हैं अपने मैग्नेटिक कोर को। तो एडी करंट लॉसेस जब पूछेगा वो, तो आपको वहां पे क्वेश्चन पूछना है इंटरव्यूअर से। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि एडी करंट लॉसेस पे क्या इफेक्ट होगा अगर मैं कोर जो है अपने ट्रांसफार्मर का उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सम पोर्शन को रिप्लेस कर दूं अगर, तो एडी करंट लॉसेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर फर्दर एक्सटेंड कर रहा है, तो एडी करंट लॉसेस के बारे में पूछ रहा है, तो आपसे उसको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आप इंटरव्यूअर से ये क्वेश्चन पूछिएगा कि आपका जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो रिप्लेसमेंट किए हैं, ये किस तरीके की प्रॉपर्टी रखता है। ये तो आपने बता दिया कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वुड भी हो सकता है, पीवीसी भी हो सकता है, या फिर कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। तो आपको स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा अपने इंटरव्यूअर से कि ये कौन सा मटेरियल है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो हम लोगों ने लिया हुआ है, आपने रिप्लेस किया है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बट कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल तो ये स्पेसिफाई किया आपका इंटरव्यूअर, लेकिन आपसे ये पूछना पड़ेगा उससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो म्यू आर की वैल्यू, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 के नियर बाई है, 1 है इलेक्ट्रिकल मशीन में स्पेसिफिकली। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, सपोज करिए कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एयू है, तो इस तरीके के अगर मटेरियल्स हैं, ये रिप्लेसमेंट जो हम लोगों ने किया है, अगर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो यहाँ पे एडी करंट लॉसेस नॉन जीरो होंगी, मतलब एडी करंट लॉसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। और अगर आपका मटेरियल जो होगा वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होगा, अगर इंसुलेटर है आपका मटेरियल, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, इंसुलेटर है मतलब पीवीसी, वुड हो सकता है, तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर आपका, तो यहाँ पे एडी करंट लॉसेस की वैल्यू जीरो होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा एडी करंट लॉसेस, इजंट इट? तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका इंटरव्यूअर है उसको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ही चूज करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं बोल सकता कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोल देता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोल देता है अगर कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से रिप्लेस किए हुए हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, मतलब सपोज करिए कॉपर से रिप्लेस किया, कॉपर से अगर रिप्लेस करिए हैं, ऐसा अगर आपका इंटरव्यूअर बोल देता है तो आपको बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। इस मैग्नेटिक मटेरियल आयरन का जो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि आयरन की जो रेजिस्टिविटी है कॉपर से ज्यादा होती है, कॉपर इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, गोल्ड इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये सारे क्या है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग ये भी स्टेटमेंट समझ सकते हैं कि ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट डू यू से? जितने भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे क्या है, गुड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस रहती है, मिनिमम रहती है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को इजीली अलाउ कर सकती है। कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये सारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन फर्स्ट सपोज करिए गोल्ड आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद ऐसे करके एक्सटेंशन में कहीं लास्ट में जाके आयरन आएगा। तो आयरन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है,
आयरन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कंपेयर टू कॉपर, कंपेयर टू एल्यूमिनियम, कंपेयर टू गोल्ड, isn't it? तो ये भी आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ऑल गुड इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी कंडक्टर्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। आयरन बाद में आता है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो कॉपर और आयरन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आयरन है। आयरन, और ये आपका इंटरव्यूअर कह दिया कि कॉपर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, एज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है उसको कंपेयर करना पड़ेगा आयरन की रेजिस्टिविटी से, बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका इंटरव्यूअर जाएगा वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के साथ जाएगा। और आपको ये भी मालूम है कि एडी करंट लॉसेस जो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने एनालिसिस किया है, व्हाट इज एडी करंट लॉसेस? विल इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी? नो, एडी करंट लॉसेस आर द लॉसेस व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आप मैथमेटिक्स के साथ मत जाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो एक्सप्रेशन होता है एडी करंट लॉसेस WE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन आ रहा है, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी के व्हाट डू वी से मैथमेटिक्स के साथ मत जाइए। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सोचिए कि एडी करंट लॉसेस आर नथिंग बट, क्योंकि एडी करंट लॉसेस हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड से इनपुट दिए थे, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल थे, जिसके कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट होता था। वो फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न से लिंक करता था, तो ईएमएफ का इंडक्शन करता था। ये एनालिसिस किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे ईएमएफ सेकेंडरी साइड में किस लिए इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि आपका कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, कॉपर की वाइंडिंग आपने प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। एज पर द फैराडेज लॉ यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता तो क्या यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होता? नहीं होता। तो फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट दो रीजंस की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फर्स्ट इज ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किए हैं। सेकंड रीजन इज कि ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। ये कंडक्टर्स, स्टेशनरी कंडक्टर्स जो ट्रांसफार्मर की हम लोग बात कर रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रहा है? कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर से। और वो कहां से मिल रहा है? क्योंकि आपका नो लोड करंट मिल रहा है ट्रांसफार्मर में। नो लोड करंट नंबर ऑफ प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न से इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स टाइम वेरिंग नेचर का टाइम वेरिंग फील्ड जनरेट कर रहा है, और टाइम वेरिंग फील्ड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो दो रीजंस की वजह से यहाँ पे ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा है। फर्स्ट रीजन इज कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सेकंड रीजन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के साथ साथ ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने एडी करंट लॉसेस का एनालिसिस किया था, तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन ही हम लोग लेंगे, आयरन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आपका जो कोर है वो भी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और फ्लक्स किस में से फ्लो हो रहा है? कोर्स में से ही फ्लो हो रहा है। तो दोनों कंडीशन जो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे थे, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है, कोर जो है आपके ट्रांसफार्मर का, वो मैग्नेटिक मटेरियल है प्लस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड हो गया कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अगर एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडी इंड्यूस्ड ईएमएफ। एडी इंड्यूस्ड ईएमएफ, एडी इंड्यूस्ड ईएमएफ एडी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगा। एडी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एडी करंट्स फ्लो होंगी। एडी करंट्स किस में से फ्लो हो रहा है? किसी मटेरियल में फ्लो हो रहा है, उसके रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने मॉडल किया हुआ था। तो एडी करंट लॉसेस क्या है? पावर एब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स है। ये सारी मॉडलिंग हम लोगों ने प्रीवियस केसेस में की हुई है। एडी करंट लॉसेस जहां पे डील किया हुआ है, डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है, 1 आवर का डिस्कशन हुआ। वहां पे जाके आप पहले एनालिसिस करिए कि एडी करंट लॉसेस आर नथिंग बट पावर एब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और पावर एब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी होते हैं। एडी करंट लॉसेस केवल और केवल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, जो गुड कंडक्टर, व्हाट डू वी से, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं, वहीं केवल एडी करंट लॉसेस होंगे। अगर वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, वहां पे एडी करंट लॉसेस नहीं होंगे। तो ये अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वुड होगा, पीवीसी होगा,
तो यहाँ पे एडी करंट लॉसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कंप्लीटली एडी करंट लॉसेस यहाँ पे जीरो होंगे। जबकि ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो अगर आपका कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, गोल्ड होगा, तो यहाँ पे एडी करंट लॉसेस की वैल्यू नॉन जीरो में होगी। यहाँ पे एडी करंट लॉसेस एग्जिस्ट करेंगे, हैप्पीली एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जो कोर है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो फर्स्ट कंडीशन इज कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एडी इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगा, एडी इंड्यूस्ड वोल्टेज एडी करंट्स डेवलप करेगा, तो एडी लॉसेस होंगे, एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में ही होंगे। अगर आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो एडी करंट लॉसेस एग्जिस्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, एग्जिस्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, पीवीसी वुड है, तो वहां पे एडी करंट लॉसेस की वैल्यू जीरो होगी। इतना एनालिसिस आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को, तब वो आपसे हैप्पी हो पाएगा, इंप्रेशन आप जमा पड़ेंगे इंटरव्यूअर के इंटरव्यू, इजंट इट? तो हम लोगों ने कहां तक डिस्कशन किया? फ्लक्स देख लिया, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। नो लोड करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज होंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आयरन डिक्रीज हो रहा है। एडी करंट लॉसेस क्या होंगे? अगर एडी करंट लॉसेस के बारे में पूछता है तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अगर आपका इंटरव्यूअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के साथ जाता है, बोलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में एडी करंट लॉसेस नॉन जीरो होते हैं, मतलब एग्जिस्ट करेगा लॉसेस। और अगर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, अगर आपका इंटरव्यूअर बोल देता है कि ये जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, तो वहां पे एडी करंट लॉसेस जीरो होंगे, कंप्लीटली जीरो होंगे, क्योंकि इंसुलेटर्स में किसी भी तरीके का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। जो कि फैराडेज थे, वो केवल और केवल कंडक्टर के लिए ये स्टेटमेंट दिए थे, इफ एनी पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज एक्सपीरियंसिंग चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, को ये कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है, स्टेशनरी कंडक्टर sorry तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पार्ट ऑफ द कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इजंट इट? तो ये एडी करंट लॉसेस के बारे में आपको क्लियर आइडिया मिल गया। एडी करंट लॉसेस अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो एग्जिस्ट करेंगी, अगर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है आपका मटेरियल तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। नाउ द थिंग इज, एडी करंट लॉसेस डिस्कस कर लिया, अब हम लोगों को फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देखते हैं। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फ्लक्स को हम लोगों ने हमेशा रेफरेंस लेके चला है, तो फाई नॉट यहाँ पे रेफरेंस ले लिए, जो कि कोर में फ्लो कर रहा है, फाई नॉट। और इसके रेफरेंस में वोल्टेज अगर ड्रॉ करें तो -E1 = V1 यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, आप लोगों को सभी को आइडिया है। अब ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जो कि 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है फ्लक्स के साथ क्रिएट कर रहा है। और बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी, नो लोड करंट, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट जो होगा वो हिस्टेरेटिक, स्मॉल हिस्टेरेटिक एंगल अल्फा के साथ लीड करता है फ्लक्स से, इसकी भी जानकारी आपको हो गई। इन ऑर्डर टू डेवलप साइनसोइडल फ्लक्स इन द कोर, नो लोड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग बात करें तो नो लोड करंट जो होता है वो पीकी साइनसोइड का नेचर का होता है, साइनसोइड नहीं होता है, पीकी साइनसोइड का नो लोड करंट होता है, इन ऑर्डर टू डेवलप साइनसोइडल फ्लक्स इन द कोर। ये सारा एनालिसिस हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कर लिया है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो कंप्लीट कोर्स है, वहां पे अगर आप सीरियल वाइज लेक्चर देखते हैं तो आपको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में। और आपने ऐसा एनालिसिस मैं नहीं समझता हूँ कि बुक्स में मिलेगा आपको या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो ये ईएमएफ है, ये फ्लक्स है। और अगर हम लोग नो लोड करंट की बात करें, कहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें फेजर डायग्राम अपना नो लोड करंट का, तो नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर पीक की साइनसॉइड नेचर का होता है, इन ऑर्डर टू डेवलप साइनसॉइडल फ्लक्स ऑफ द कोर। और बिकॉज ऑफ द डबल वैल्यूड बीएच नेचर, बीएच कर्व का जो डबल वैल्यूड नेचर रहता है, डबल वैल्यूड नेचर के कारण जो आपका नो लोड करंट रहता है वो पीकी साइनसॉइड रहता है, और पीकी साइनसॉइड के साथ साथ वो हिस्टेरेटिक एंगल अल्फा के साथ लीड करता है। और अगर आपका जो नो लोड करंट है पीकी साइनसॉइड नेचर का है, तो आपको इतनी भी जानकारी है
कि फेजर डायग्राम केवल और केवल साइनसॉइड्स का ड्रॉ किया जा सकता है, नॉन साइनसॉइड्स का, मतलब कि ट्रायंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर या फिर पीकी साइनसॉइड्स, इन सारे वेव्स का फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो फेजर डायग्राम को समझने के लिए हम लोगों को ये जो नो लोड करंट है उसको हम लोगों को फोरियर टूल में देना पड़ेगा, क्योंकि ये पीकी साइनसॉइड है, साइनसॉइड तो है नहीं, मतलब हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेगा इस करंट में, हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेगा तो इस नो लोड करंट जो कि पीकी साइनसॉइड नेचर का है, इसको हम लोग उठा के फोरियर टूल में देंगे। फोरियर इज अ मैथमेटिकल टूल, वो एक फंडामेंटल कंपोनेंट दे देगा, सेपरेट आउट कर देगा और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दे देंगे, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, इस तरीके के कंपोनेंट्स दे देंगे। तो फंडामेंटल जो कंपोनेंट होगा वो, और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो परफेक्ट साइनसॉइड नेचर के होते हैं, परफेक्ट साइनसॉइड नेचर के, और इन सारे को कंबाइन करिए तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा जो कि पीकी साइनसॉइड नेचर का होगा, इजंट इट। तो फंडामेंटल कंपोनेंट हम लोगों ने ले लिया, फंडामेंटल कंपोनेंट ले लिया क्योंकि ये फंडामेंटल कंपोनेंट जो होता है वो परफेक्ट साइनसॉइड होता है। परफेक्ट साइनसॉइड को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फेजर डायग्राम में फंडामेंटल कंपोनेंट, इसीलिए आई नॉट 1 लिखा है मैंने, फंडामेंटल कंपोनेंट। और बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी ये अल्फा से लीड करेगा, डबल वैल्यूड बीएच नेचर की वजह से अल्फा एंगल जो कि हिस्टेरेटिक एंगल से फाई नॉट से लीड करेगा, इसीलिए हम लोगों ने स्लाइटली अपर साइड इसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, आई डब्ल्यू और आई म्यू, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में एनालिसिस किया है। तो ये फाई नॉट है और ये आई नॉट 1 है, फर्स्ट केस में जब हम लोग एनालिसिस करना है, जब हम लोगों ने रिप्लेस नहीं किया तब का फेजर डायग्राम है। तो ये ब्लैक पोर्शन को केवल और केवल कंसिडर करिए फॉर द टाइम बिंग। तो आई नॉट 1 हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया, और जिसके दो कंपोनेंट होते हैं आई डब्ल्यू और आई म्यू। आई डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, वॉट कंपोनेंट या फिर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, आई म्यू को मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का क्या काम रहता है, इन ऑर्डर टू डेवलप साइन व्हाट डू वी से फ्लक्स इन द कोर, फ्लक्स के डेवलपमेंट का काम करता है कोर में। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, आई डब्ल्यू आई म्यू। अब हम लोग आई डब्ल्यू की बात करें, आई डब्ल्यू आई म्यू कंप्लीट हो गया, इनके रिजॉल्व अगर हम लोग एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं आई नॉट 1 को, तो इसका कंपोनेंट होगा आई म्यू जिसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, वाई एक्सिस में रिजॉल्व करें तो आई डब्ल्यू होगा जिसको हम लोग बोलेंगे वॉट कंपोनेंट या फिर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, कोर लॉस कंपोनेंट। नाउ द थिंग इज, ये दो कंपोनेंट हो गए। अब हम लोगों ने अपने मैग्नेटिक मटेरियल को, सम पोर्शन को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल किया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल करने की वजह से रिलक्टेंस बढ़ गया, रिलक्टेंस बढ़ गया मतलब फ्लक्स जो होगा रिड्यूस होना चालू होगा। इन ऑर्डर टू डेवलप कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर, कांस्टेंट फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए आपके एमएमएफ को इंक्रीज होना पड़ेगा। एमएमएफ इंक्रीज होना मतलब नंबर ऑफ टर्न्स तो ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए कांस्टेंट है, केवल करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा मतलब कि सोर्स से ज्यादा करंट नो लोड करंट ड्रॉ करेगा। तो ये जो नो लोड करंट प्रीवियस केस में था वो इतना था, और जो सेकंड केस में होगा मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से रिप्लेस करने की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा नो लोड करंट का वो बढ़ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड आप कंसीडर करिएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नो लोड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट का सेकंड केस में जब हम लोगों ने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से रिप्लेस किया है। तो हम लोगों ने अभी तक एनालिसिस किया कि आई डब्ल्यू और आई म्यू की अगर हम लोग बात करें, तो आई डब्ल्यू की अगर बात करते हैं तो ये इस फेजर डायग्राम में हम लोगों ने आई नॉट 1 के साथ ड्रॉ कर लिया इस फेजर डायग्राम को। अब सेकंड केस में बात करें, अगर सेकंड केस में मतलब कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से हम लोगों ने रिप्लेस किया था सम पोर्शन को मैग्नेटिक मटेरियल का, उस केस में अगर एनालिसिस करें हम लोग, तो उस केस में एनालिसिस करने पे हम लोगों को ये पता चलता है कि जब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने, तो प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं हम लोग, कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के रिप्लेसमेंट की वजह से जो एडी करंट, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के साथ जाएगा बाय डिफॉल्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो चूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर चूज करेगा तो उसको रेजिस्टिविटी वगैरह सारी चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, ये सारा कंपैरिजन करना पड़ेगा, मोर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। वो इसीलिए बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के साथ नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ही चूज करेगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर चूज करेगा जिसमें एडी करंट लॉस की वैल्यू 0 होती है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर अगर आपका मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें एडी करंट लॉसेस 0 होंगे, और हिस्टैरिसीस लॉसेस ऑलरेडी रिड्यूस हो रहे हैं, तो ओवरऑल कोर लॉस जो होगा आपके मशीन का रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि कोर लॉस इज नथिंग बट हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉसेस कंप्लीटली 0 हो गए सेकंड केस में जब हम लोगों ने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया।
तो इस कंप्लीटली जीरो इन द सेंस कि इस पोर्शन में जीरो हुए हैं, इस पोर्शन में जीरो हुए हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। तो एडी करंट लॉसेस रेड्यूस हो गए, हिस्टैरिसीस लॉसेस पे रेड्यूस हो गए, दोनों लॉसेस अगर रेड्यूस हो गए तो कंप्लीटली कोर लॉस आपके मशीन का रेड्यूस हो गया। कोर लॉस रेड्यूस हो गया इन द सेंस आईडब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों के फेजर में, आईडब्ल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है, आईडब्ल्यू क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, कोर लॉस कंपोनेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपके मशीन में बिकॉज ऑफ द नो लोड करंट कोर लॉस कंपोनेंट जो हो रहा है उसको हम लोग आईडब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोर लॉस कंप्लीटली जो रेड्यूस हो गया तो आईडब्ल्यू का मैग्नीट्यूड जो है, फेजर लेंथ है, वो भी रेड्यूस होना पड़ेगा। इसको आईडब्ल्यू के मैग्नीट्यूड को भी रेड्यूस होना पड़ेगा, फेजर लेंथ को रेड्यूस होना पड़ेगा। तो आईडब्ल्यू फर्स्ट केस में यहां तक था, सेकंड केस में यहां तक अगर हम लोग लेके चले तो इस तरीके से एक्सटेंशन करेंगे। और सेकंड केस में हम लोगों को पता है कि नो लोड करंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि रिलक्टेंस आपके मशीन की बढ़ गई, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, रिलक्टेंस बढ़ गया, फ्लक्स रेड्यूस होना चालू हुआ। इन ऑर्डर टू डेवलप कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर एमएमएफ इंक्रीज होना पड़ेगा। तो नो लोड करंट जो है, इन ऑर्डर टू डेवलप फ्लक्स इन द कोर, नो लोड करंट आपका ट्रांसफार्मर ज्यादा ड्रॉ करेगा सेकंड केस में, जबकि आपने एयर गैप अवेलेबल कर दिया या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फिल किया पोर्शन को। तो इसमें नो लोड करंट आपका बढ़ जाएगा सेकंड केस में। इसीलिए इसको हम लोगों ने रेड पोर्शन से आई नॉट डैश से रिप्रेजेंट किया है। और ये आईडब्ल्यू का जो फेजर लेंथ है वो भी रेड्यूस हो गया सेकंड केस में, कोर लॉस रेड्यूस हो जा रहे हैं इसलिए, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इसमें बढ़ जाएगा। सेकंड केस में आईडब्ल्यू रेड्यूस हो गया, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बढ़ गया, क्योंकि आपका आई नॉट जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, इजंट इट? तो ये फेजर एनालिसिस हो गया। अब बात करें लीकेज की। लीकेज की अगर बात करें कि अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से हम लोग फिल कर देते हैं, फेजर डायग्राम आपसे ड्रॉ करा लिया इंटरव्यूअर, अब पूछेगा कि लीकेज के बारे में क्या हो रहा है, लीकेज का एनालिसिस बताइए कि लीकेज क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने अभी लीकेज का डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, आने वाले 1 से 2 सेशंस में, क्योंकि हम लोग अभी सेकंड फेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के एनालिसिस में है, विच इज मॉडलिंग, प्रैक्टिकलिटीज एंड बिल्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे हम लोग लीकेज के बारे में एनालिसिस करेंगे, लीकेज के बारे में 1-2 सेशंस के बाद एनालिसिस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग स्मॉल आइडिया आप लोगों को दे दे रहा हूँ, लीकेज रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा। तो लीकेज, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों ने कोर में फुलफिल कर दिया, रिलक्टेंस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से बढ़ गया। रिलक्टेंस अगर बढ़ गया तो फ्लक्स जो होगा वो ये पाथ फ्लो करना, मतलब ये वाला पाथ आइडियली फॉलो करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी रिलक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। रिलक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो इतना लंबा पाथ क्यों फॉलो करेगा? इतना लंबा पाथ नहीं फॉलो करेगा क्योंकि रिलक्टेंस ज्यादा है इस मटेरियल का। रिलक्टेंस ज्यादा, फ्लक्स भी एज अ करंट ही बिहेव करता है और लो रेजिस्टेंस पाथ को करंट फॉलो करता है। सिमिलरली फ्लक्स भी लो रेजिस्टेंस रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल की अगर रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देने की वजह से, तो फ्लक्स इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ये अपना पाथ स्मॉल पोर्शन में ही कंप्लीट कर लेगा। इससे नॉन मैग्नेटिक, जो कि ये व्हाट डू वी से विंडो अवेलेबल है, इसमें तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, एयर है, तो एयर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा। तो ये फ्लक्स अपना पाथ कुछ इस तरीके से ही कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फुलफिल किया गया है। तो ये फ्लक्स अपना इतना लंबा पाथ क्यों ट्रेवल करेगा? ये अपना पाथ इस तरीके से ही कंप्लीट कर लेगा, इस तरीके से ही कंप्लीट कर लेगा। और अगर इस तरीके से कंप्लीट कर लेता है तो जो कि सोर्स आपने कनेक्ट किया है, जो कि सोर्स की वजह से फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये फ्लक्स सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न से लिंक ही नहीं करेगा जब ये फ्लक्स अपना पाथ कुछ इस तरीके से ही फ्लो कर देगा। कुछ पोर्शन ये जो फ्लक्स डेवलप कर रहा है, कुछ पोर्शन यहाँ पे जाएंगे, इस तरीके से फॉलो होंगे, और मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसी लो रिलक्टेंस पाथ को, क्योंकि इन दोनों रिलक्टेंस का कंपैरिजन होगा कि एयर का रिलक्टेंस ज्यादा है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का ज्यादा है। उस हिसाब से इस मटेरियल के इंट्रोड्यूस हो जाने के कारण यहाँ पे लीकेज बढ़ जाएगा, फ्लक्स का लीकेज बढ़ जाएगा। लीकेज फ्लक्स किसको बोलते हैं? विच इज नॉट लिंकिंग द सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में इंड्यूस हो रहा है जो फ्लक्स, वो सेकेंडरी कॉइल को रीच ना करे, लिंक ना करे, तो उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। विच इज नॉट म्यूचुअल। म्यूचुअल फ्लक्स जो नहीं है वो लीकेज फ्लक्स है। प्राइमरी से डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल को लिंक नहीं कर रहा है, तो वो लीकेज फ्लक्स है। तो लीकेज फ्लक्स यहाँ पे बढ़ जाएगा अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओवरऑल लीकेज जो होगी आपकी मशीन की वो बढ़ जाएगी, लीकेज फ्लक्स जो है
वो बढ़ जाएगा। और लीकेज फ्लक्स को हम लोगों ने इंडक्टेंस से ही मॉडल करना है। तो इंडक्टेंस से किस तरीके से मॉडल करेंगे, क्या करेंगे, वो हम लोग आने वाले सेशंस में देखेंगे। लीकेज बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लीकेज इज अ पैरामीटर विच इज एक्सेप्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को छोड़ के ऑल द लीकेज इज अ लॉसलेस पैरामीटर, ये लॉसेस क्रिएट नहीं करता है, ये याद रखिएगा। बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है कि लीकेज जो टर्म है वो लॉस क्रिएट करता है मशीन्स में। ये लॉसलेस पैरामीटर है, इसकी वजह से किसी भी तरीके के लॉसेस नहीं होते हैं मशीन्स में। बट क्यों हम लोगों को लीकेज एनालिसिस करना है? एक्सेप्ट द एफिशिएंसी, एक्सेप्ट द लॉसेस, जितने भी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज रेगुलेशन है और ये सारे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है, मैक्सिमम टॉर्क है, ये सारे लीकेज पे डायरेक्टली मतलब सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लीकेज, इन सारे में सीवियरली अफेक्ट करता है इन सारे पैरामीटर्स को, वोल्टेज रेगुलेशन को, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को। अगर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें तो जितने भी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है इनको सीवियरली अफेक्ट करता है लीकेज। ये एक्सेप्ट एफिशिएंसी और लॉसेस, एफिशिएंसी और लॉसेस को छोड़ के वोल्टेज रेगुलेशन, जितने परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक हैं इनको सीवियरली अफेक्ट करता है लीकेज। इसीलिए हम लोगों को लीकेज एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसका नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस मिला होगा और इस तरीके से आपको एनालिसिस प्रॉपरली लिंक करके टॉपिक को चलना चाहिए, जिसके कारण एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव वे में आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझने के लिए इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको इस इक्वेशन समझना है, आप नॉर्मली किसी अदर सब्जेक्ट में जाइए, मैथमेटिक्स समझिए, मैथमेटिक्स में आपको जाना चाहिए अगर आपको इक्वेशंस के थ्रू समझ। यहाँ पे एनालिसिस मैटर करता है, इस तरीके से एनालिसिस इंटरव्यूअर आपसे कराएगा, तब वहां पे आप मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स के थ्रू एनालिसिस कहाँ तक करेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल से रिप्लेस कर देगा। ये सारे एनालिसिस के ही थ्रू आएंगे, इमेजिनेशंस के थ्रू ही आएंगे। तो एज अ इंजीनियर आपको इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए और ये सारे एनालिसिस बढ़नी चाहिए। और क्योंकि आप नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है ना, तो उस तरीके से आपका एनालिसिस भी होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।